दोस्तों, अगर आप पर्सनल फाइनेंस में इंटरेस्ट रखते हैं तो कैरियर बिट के ऑफिशियल फाइनेंशियल यूट्यूब चैनल फिनोबिट, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, मेक श्योर कि इस वीडियो को पॉज करते हुए आप उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उस चैनल के वीडियोज आपको हेल्प करेंगी कम समय में ही कैसे आप फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं और किस प्रकार से आपको आपकी सेविंग, जो कि आप अपने हार्ड अर्न मनी में से खर्चे को निकाल करके बचाते हैं, उसको कहाँ पर और किस तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप अर्निंग रिटर्न के तौर पर कमा पाए। इन सबके रिगार्डिंग वहाँ पर आपको हेल्प की जाती है। तो मेक श्योर कि आप डिस्क्रिप्शन में से दिए गए लिंक से चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आते हैं मेन मुद्दे पर। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो श्री देवेश शर्मा जी की याचिका थी, उसकी क्लेरिफिकेशन को लेकर के एक एप्लीकेशन दायर की गई है, जिस पर 1 अप्रैल 2024 को सुनवाई होने जा रही है। साथ ही साथ जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी उसमें बिहार के जो छठे चरण की शिक्षक भर्ती में बीएड अभ्यर्थियों को जो श्री देवेश शर्मा जी की याचिका के अधीन थी, उसके आधार पर बाहर कर दिया गया। इस मुद्दे को भी सुप्रीम कोर्ट में जो डीएलएड के एडवोकेट्स थे, उन्होंने इस कोर्ट जजमेंट का हवाला दिया था। वहीं पर अब स्टेट ऑफ बिहार के द्वारा, यानी कि बिहार राज्य सरकार के द्वारा, जो पटना हाई कोर्ट के द्वारा जजमेंट दिया गया था श्री देवेश शर्मा जी की याचिका को आधार बनाते हुए कि छठे चरण से बीएड अभ्यर्थी बाहर होंगे, उस फैसले को रिव्यू कराने के लिए फिर से एक बार स्टेट ऑफ बिहार पटना हाई कोर्ट पहुंच चुकी है। पूरे बैकग्राउंड के बारे में बात करेंगे और क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ होने जा रहा है, इसके बारे में डिटेल में चर्चा होगी। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे केस नंबर है 127 ऑफ 2024। अगर फाइलिंग डेट आप देखेंगे तो 21 मार्च 2024 को ये केस फाइल किया गया था और रजिस्ट्रेशन डेट देखेंगे तो 23 मार्च 2024 है, यानी हाल ही का ये केस है। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट होगा कि 90 दिन के अंदर रिव्यू पिटिशन फाइल करना था, ये सभी चीज़ें कैसे एक्सेप्ट होंगी, क्या होंगी। तो देखिए, अगर आपको ध्यान हो तो सुप्रीम कोर्ट में जब श्री देवेश शर्मा जी की याचिका के लिए रिव्यू गया था तो इस प्रकार के कोर्ट में प्रावधान होते हैं कि 90 दिन का समय ये जनरली माना जाता है, लेकिन अगर कोई जेन्युइन रीजन है, जैसे मान लीजिए जो पिटिशनर हैं उनका तबीयत खराब हो गया और वो वहाँ पर रिव्यू पिटिशन फाइल करने के लिए अवेलेबल नहीं हो, या फिर कोई भी कारण हो सकता है, अगर कोर्ट आपके इस जस्टिफिकेशन से सेटिस्फाई होती है तो आपको अलाउ कर देती है आपके पिटिशन को, यानी कि आप इसे कोर्ट में प्रोसीड कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्टेट ऑफ बिहार के द्वारा थोड़ा समय जरूर ले लिया गया है, लेकिन अगर स्टेट ऑफ बिहार इसको जस्टिफाई कर पाती है कोर्ट में तो निश्चित तौर पर कोर्ट इस मामले को सुनने के लिए तैयार हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर मैं दिखाऊं तो इस केस को फाइल किया गया है द स्टेट ऑफ बिहार के द्वारा और इनके एडवोकेट ये हैं, और ये दूसरा जो इनके पिटिशनर है वह प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन डिपार्टमेंट, यानी सीधे तौर पर बिहार राज्य सरकार के द्वारा ये केस फाइल किया गया है माननीय पटना हाई कोर्ट में। और किस केस के अगेंस्ट में, तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर अगर आप देखेंगे मेन मैटर, तो मेन मैटर में आप राइट कॉर्नर में देख पा रहे होंगे CWJC 5053 ऑफ 2021। ये वही केस है जिसमें माननीय पटना हाईकोर्ट ने जो छठे चरण की शिक्षक भर्ती हुई थी उसमें जो बीएड अभ्यर्थियों की एलिजिबिलिटी थी वो माननीय सुप्रीम कोर्ट में उस समय जो याचिका चल रही थी 5068 वाला, जो कि श्री देवेश शर्मा जी की याचिका थी, उस फैसले के अधीन कर दिया था। अब यहाँ पर मैटर ये था कि सबसे पहले जोधपुर हाईकोर्ट ने 28 जून 2018 के गजट नोटिफिकेशन को क्वैश कर दिया अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देते हुए, और वो समय था 25 नवंबर 2021 का। और उसी समय अगर आप देखें तो पटना में भी जो छठे चरण की शिक्षक भर्ती चल रही थी, मतलब बिहार में, उसको चैलेंज किया गया था बीएड अभ्यर्थियों की एलिजिबिलिटी को माननीय पटना हाईकोर्ट में। उसके बाद से जब ये मैटर डिसाइड हुआ माननीय जोधपुर हाईकोर्ट से, तो उस मैटर को फिर से चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान के बीएड अभ्यर्थियों के द्वारा। अब चूंकि सिमिलर मैटर पटना हाईकोर्ट में भी चल रहा था और सिमिलर मैटर सुप्रीम कोर्ट में भी पेंडिंग हो गया था, तो हाईकोर्ट निश्चित तौर पर बंधी हुई है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से। इस वजह से वह उस मामले पे सुनवाई नहीं करती है और उस मामले को माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अधीन रख देती है। और साथ ही साथ पटना हाईकोर्ट, अगर आप उन सभी हियरिंग को देखेंगे तो उस समय बिहार राज्य सरकार को बार बार इनवाइट कर रही थी कि आप आ करके अपना पक्ष रखिए। बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट को भी इनवाइट कर रही थी कि आप आ करके अपना पक्ष रखिए। यहाँ से कोई भी अपना पक्ष रखने के लिए उस समय नहीं जा रहे थे, और 2 बार 3 बार मौका दिए जाने के बाद से जब नहीं उपस्थित हुए, तब जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी हैं उन पर फाइन लगाने के लिए कोर्ट ने बोला, तब जाकर के वो अपना पक्ष रखने के लिए वहां पर पहुंचते हैं। तो निश्चित तौर पर स्टेट ऑफ बिहार के द्वारा बहुत लापरवाही की गई है, ना सिर्फ पटना हाईकोर्ट में बल्कि जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। तो
कोर्ट में जब राज्य सरकार अगर अपना पक्ष नहीं रखती है तो निश्चित तौर पर ये चीज़ें और धीरे धीरे कमज़ोर होती चली जाती हैं। तो राज्य सरकार का जो रवैया था छठे चरण को लेकर के वो निश्चित तौर पर बहुत ढीला ढाला था। अब चूंकि चीज़ें पलट चुकी हैं या फिर चीज़ें फेवर में नहीं है तो अब रिव्यू कराने के लिए जा रहे हैं। निश्चित तौर पर इनके पास अधिकार तो है पूरा कि आप केस को रिव्यू करा सकते हैं, लेकिन आपके पास पूरा मौका था उस समय मजबूती से अगर आप अपने पक्ष को रखते तो आज चीज़ें कुछ अलग होती छठे चरण में बीएड अभ्यर्थियों की एलिजिबिलिटी को लेकर के। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये माननीय पटना हाईकोर्ट अपने जजमेंट को रिव्यू करेगी। देखिए, जजमेंट की रिव्यू की बात ही नहीं है, क्योंकि पटना हाईकोर्ट का अगर आप कोर्ट जजमेंट देखेंगे 50-53 वाला, तो उस कोर्ट जजमेंट में साफ तौर पर लिखा गया है कि हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हम भी भारतीय संविधान में आर्टिकल के अंतर्गत बंधे हुए हैं कि हम सिमिलर मैटर पर अगर सुप्रीम कोर्ट कोई जजमेंट देती है तो उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। अब चूंकि हाईकोर्ट पहले ये चीज़ें डिफाइन कर चुकी है कि हम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से बंधे हुए हैं, तो अगर उस फैसले को रिव्यू कराएंगे तो वही बात तो फिर निकल करके आएगी कि हम सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट नहीं जा सकते, यानी इस मैटर में कुछ हो सकता है तो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से हो सकता है। अब अगर फैसले को रिव्यू कराने की बात होती तो ये जजमेंट की बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक पात्र नहीं है, ये हाईकोर्ट का नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का है। तो आप माननीय पटना हाईकोर्ट को इस बात के लिए प्रेशराइज नहीं कर सकते या फिर इस बात के लिए प्रेयर नहीं कर सकते कि जो बीएड के संदर्भ में उन्होंने जजमेंट दिया उसको रिव्यू करके बदल दिया जाए, क्योंकि संभव ही नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जिस जजमेंट के आधार पर इनका फैसला रिजर्व था वो जजमेंट आ चुका है और वो जजमेंट में बीएड अभ्यर्थी पात्र नहीं है। तो ये तो क्लियर है कि माननीय पटना हाईकोर्ट से कुछ हो पाना पॉजिटिव तौर पर शायद बहुत मुश्किल है। अगर कुछ होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट से ही हो सकता है, और सुप्रीम कोर्ट में 1 अप्रैल 2024 को इस मामले की सुनवाई होने जा रही है। यहाँ पर मैं बता दूं कि अभी जो ये पटना में केस फाइल किया गया है इसका फर्स्ट हियरिंग डेट अभी फाइनल नहीं है कि कब केस सुना जाएगा, लेकिन निश्चित तौर पर अगर सुप्रीम कोर्ट में कुछ पॉजिटिव रिस्पांस देखने को मिलता है और चूंकि ये स्टेट ऑफ बिहार अब पटना हाईकोर्ट में चले गए, तो अगर पहले से ऐसे अभ्यर्थी जो कि ऑलरेडी चयनित हो चुके हैं 11 अगस्त 2023 के जजमेंट से पहले और उनके फेवर में अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ फैसला देती है तो ये वाला केस पॉजिटिवली इंपैक्ट करेगा उन बीएड अभ्यर्थियों के लिए जो कि छठे चरण में चयनित हुए थे, क्योंकि यहां पर स्टेट ऑफ बिहार पहले ही केस फाइल कर चुकी है। तो अब वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट यहां पर दिखाएगी कि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया है, तो निश्चित तौर पर हाई कोर्ट के पास अब पावर होगा कि वह सुप्रीम कोर्ट का वो वाला जजमेंट जो कि 11 अगस्त 2023 के पहले अगर बीएड चयनित है तो उनके फेवर में अगर देती है तो उस जजमेंट के आधार पर पटना हाईकोर्ट बीएड अभ्यर्थियों को जो छठे चरण में बाहर कर दिए गए हैं उनको राहत दे सकती है। लेकिन ये तभी संभव होगा जब सुप्रीम कोर्ट सिमिलर मैटर पर इस प्रकार का जजमेंट देगी। मतलब पटना हाईकोर्ट में कुछ खास शायद देखने को ना मिले आपको, अगर सुप्रीम कोर्ट से कुछ पॉजिटिव चीजें आती हैं तभी पटना हाईकोर्ट उस प्रकार के डिसीजन को लागू करने का आदेश दे सकती है, अन्यथा की कंडीशन में उसके भी हाथ बंधे हुए हैं। अब 1 अप्रैल 2024 की जो सुनवाई है वह ना सिर्फ बीएड के लिए बल्कि डीएलएड के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि ऐसे कैंडिडेट जो मध्य प्रदेश से हैं, जो छत्तीसगढ़ से हैं, वो लगातार इस बात को लेकर के वेट कर रहे हैं कि जब ये भर्ती प्रक्रिया चल रही थी तो उन्होंने हाईकोर्ट में इस मामले को चैलेंज किया था। अब चूंकि वो मैटर सिमिलर मैटर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग था तो हाईकोर्ट ने इस पर कोई भी डिसीजन नहीं दिया था। अब वो अभ्यर्थी लगातार इतने सालों से वेट कर रहे हैं न्याय का, तो जाहिर सी बात है चूंकि ये भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम थी और अगर उनको राहत दिया जाता है, मतलब कि बीएड जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनको अगर सुप्रीम कोर्ट राहत देती है तो जाहिर सी बात है उन लोगों के साथ अन्याय होगा। तो यहाँ पर बीच का रास्ता निकालने के लिए सुप्रीम कोर्ट आगे बढ़ सकती है, और इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा जो मार्च में लास्ट हियरिंग हुई थी उसमें जो 2 पॉइंट को लेकर के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा है यूनियन ऑफ इंडिया से, यानी कि केंद्र सरकार से, कि आप बताइए कि प्रत्येक राज्य में और यूनियन टेरिटरी में यानी कि केंद्र शासित प्रदेश में परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में कुल कितने शिक्षकों के पद खाली हैं। और दूसरा उन्होंने ये पूछा था कि क्या देश में इस समय कोई भी संस्था जो 6 माह का ब्रिज कोर्स कंडक्ट करा रही हो इस प्रकार से एग्जिस्टेंस में है, जो कि और इन सर्विस टीचर्स हैं जो ऑलरेडी 11 अगस्त 2023 के जजमेंट से पहले अपॉइंट किए जा चुके हैं, क्या इनको 6 माह का ब्रिज कोर्स करा करके डीएलएड के इक्विवेलेंट किया जा सकता है। अब यहाँ पर दोनों प्रश्नों का पूछने का अगर आप थोड़ा सा डीप में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि पहला प्रश्न वो रिक्त पदों के बारे में जानना चाहते हैं, यानी कि अगर बीएड को राहत दिया जाता है तो कहीं उन लोगों के साथ अन्याय ना हो जाए जो कि लगातार फैसले का वेट कर रहे थे माननीय हाईकोर्ट
हाईकोर्ट के माध्यम से, लेकिन चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में था तो हाईकोर्ट ने अपना डिसीजन नहीं दिया था, तो उनको कहीं ना कहीं याची लाभ देने के लिए सुप्रीम कोर्ट आगे बढ़ सकती है केवल तभी जब बीएड अभ्यर्थियों को राहत दिया जाता है। और अगर बीएड अभ्यर्थियों के अगेंस्ट में फैसला आता है तब तो वो पद खाली करने पड़ेंगे, और उस कंडीशन में जो डीएलएड कैंडिडेट हैं जो लगातार वेट कर रहे थे उनको राहत मिल सकती है, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दे सकती है कि इस प्रकार के जो मेरिट में कैंडिडेट आएंगे उनको ज्वाइन करा दिया जाए। जैसे छठे चरण वाला जो माननीय पटना हाईकोर्ट का जजमेंट आप देखेंगे तो उसमें यही बातें मेंशन की गई है कि उस समय के मेरिट के हिसाब से जो डीएलएड कैंडिडेट हैं उनसे सीटों को भरने के लिए आदेशित किया गया था और बीएड अभ्यर्थियों को सिस्टम से बाहर निकालने के लिए आदेशित किया गया था। तो अगर इस प्रकार का अगर डिसीजन सुप्रीम कोर्ट देती है तो निश्चित तौर पर देखिए अभी आप कह नहीं सकते कि किसके फेवर में ये फैसला जाएगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे लास्ट हियरिंग में जो स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश की तरफ से बड़े चेहरे उपस्थित हुए थे। अब जाहिर सी बात है अगर एक तरफ सॉलिसिटर जनरल खड़े हों और दूसरी तरफ कोई बहुत सुपर सीनियर एडवोकेट ना हो तो उसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। अब अगर डीएलएड वाले अभ्यर्थी किसी सुपर सीनियर एडवोकेट को लाते हैं जो कि मजबूती से अगर से पैरवी करता है तो निश्चित तौर पर वहाँ पर चीज़ें बदल सकती हैं। तो अभी कहना कि ये पूरा फैसला बीएड के पक्ष में आएगा या फिर पूरा फैसला डीएलएड के पक्ष में आएगा, बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि 1 अप्रैल की सुनवाई में बहुत चीज़ें होंगी। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो अपनी पुरानी हियरिंग में जो उन्होंने लगातार क्वेश्चन पूछे थे, जो लगातार तर्क दिए थे, उन सब का भी जिक्र होगा। डीएलएड के एडवोकेट ये सब चीज़ों को रिकॉल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपने जजमेंट में लिखा हुआ है कि ये जो नौकरी देने की बात ही नहीं है, यहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन की बात है, जो कि इन्होंने अपने जजमेंट में लिखा हुआ है। और वो लगातार केंद्र सरकार को उस समय कटघरे में खड़ी कर रही थी कि बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक में शामिल करना, सिर्फ केंद्र सरकार रोजगार के मुद्दे को देख रही थी, इस बात को नहीं देख रही थी कि क्वालिटी एजुकेशन को लेकर के किस प्रकार से चीज़ों को किया जाए। तो इन सब को देखते हुए कहीं ना कहीं डीएलएड के जो एडवोकेट होंगे जो 1 अप्रैल को अपना पक्ष रख रहे होंगे, वो इन सभी चीज़ों को सुप्रीम कोर्ट को रिकॉल करा रहे होंगे कि आपने ही इस प्रकार के अपने जजमेंट में लिखे हैं। तो इन लोगों को जिसकी वजह से क्वालिटी एजुकेशन इम्पैक्ट हो रही है उसको किस प्रकार से अब जस्टिफाई किया जा सकता है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर अभी पूरा जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट नहीं दिया है, वो सिर्फ जानना चाहती है कि कितने पद खाली हैं और क्या इस प्रकार की चीज़ें हो सकती हैं कि इनको इक्विवेलेंट कर दिया जाए डीएलएड के, अगर इनको 6 माह का ब्रिज कोर्स कंडक्ट करा दिया जाता है। अब यहाँ पर केंद्र सरकार का भी रोल बहुत ज़्यादा अहम हो गया है, क्योंकि लगातार डीएलएड के अभ्यर्थियों के द्वारा आरटीआई के माध्यम से एनसीटी से प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्या इस समय एनसीटी अप्रूव्ड कोई संस्था है जो कि 6 माह का ब्रिज कोर्स कंडक्ट करा रही हो। एनसीटी का कई आरटीआई में ये जवाब आ चुका है कि इस प्रकार की कोई भी संस्था एग्जिस्टेंस में नहीं है। अब यहाँ पर अगर केंद्र सरकार इसको पॉजिटिव वे में बीएड के पक्ष में ले जाना चाहेगी, जाहिर सी बात है वो ले जाना ही चाहेगी, क्योंकि इससे पहले एमएचआरडी मिनिस्ट्री के द्वारा और एनसीटी के द्वारा बीएड के फेवर में 28 जून 2018 के गजट नोटिफिकेशन को बचाने के लिए वो पैरवी कर चुकी है। और उनकी जिम्मेदारी भी बनती है कि आपके गजट नोटिफिकेशन के हिसाब से जो अभ्यर्थी चयनित हुए हैं एटलीस्ट आप उनके साथ खड़े रहिए, क्योंकि ये जो पूरा एक तरीके से देश भर में ऐसी व्यवस्था उत्पन्न हुई है वो निश्चित तौर पर एमएचआरडी मिनिस्ट्री के और उस समय के तत्कालीन शिक्षा मंत्री के पत्र के आधार पर चीज़ें हुई हैं। तो जिस पार्टी के वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं, जाहिर सी बात है वो पार्टी इन कैंडिडेट के साथ जरूर खड़ा होना चाहिए और होना भी चाहिए। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो केंद्र सरकार इस प्रकार का आंसर काउंटर फाइल कर सकती है कि हमारे पास इस प्रकार की अभी संस्था तो नहीं है, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि नियर फ्यूचर में हम बहुत जल्द इस प्रकार से एनसीटी से कम्युनिकेट करके इस प्रकार की संस्था को अप्रूवल दिला करके हम इनको जो इन सर्विस टीचर्स हैं उनको 6 माह का ट्रेनिंग कंप्लीट करा दें। और अगर एनसीटी इस प्रकार का जवाब देती है कि ये पहले भी हो चुका है कि जो अगर आप देखेंगे जो 22 सितंबर 2017 वाला रिकॉग्निशन लेटर था जिसमें एनआईओएस को ऑथराइज किया गया था 6 माह के ब्रिज कोर्स करने के लिए, उसमें 2 प्रकार के कोर्सेज को लॉन्च किया गया था। इन सर्विस टीचर जो कि कोई भी ट्रेनिंग नहीं किए थे उनको 18 माह का एनआईओएस डीएलएड कोर्स, और ऐसे बीएड कैंडिडेट जो कि ऑलरेडी प्राइमरी में सेलेक्ट हो चुके हैं और बीएड कोर्स किए हुए थे तो उनको 6 माह का ब्रिज कोर्स के लिए रिकॉग्निशन लेटर में मेंशन किया गया था। तो इस प्रकार के चीज़ों को सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी जस्टिफाई कर चुकी है कि ये सारे जो एनआईओएस वाला मैटर था सुप्रीम कोर्ट में, उसमें ये जस्टिफाई कर चुकी है कि ये जो था वो इन सर्विस टीचर्स के लिए अप्रोप्रिएट था, लेकिन फ्रेश रिक्रूटमेंट में नहीं हो सकता है। तो अगर आप देखेंगे तो जो इन सर्विस टीचर्स हैं यानी जो अब सेलेक्ट हो चुके हैं वो इन सर्विस हो गए, तो उनके लिए इस प्रकार के 6 माह के ब्रिज कोर्स को लेकर के कुछ अगर प्रावधान होते हैं तो निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट उसको लेकर के आगे बढ़ सकती है। और अगर ये बीएड अभ्यर्थी यहाँ से सेफ होते हैं तो जाहिर सी बात है जो याचिका करता है उनके साथ अन्याय होगा, तो उनको राहत देने के लिए हो सकता है याची लाभ दे दिया जाए और इसीलिए रिक्त पदों का आंकड़ा हो सकता है मांगा गया हो। लेकिन अभी कुछ भी कहना
एग्जैक्टली कहना जल्दबाजी होगा। 1 अप्रैल 2024 का दिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है डीएलएड और बीएड के लिए। दोस्तों, फाइनेंशियल यूट्यूब चैनल फिनोबिट, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, मेक श्योर कि आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।